प्रधानमंत्री ने लाइफ मिशन, सतत विकास और अन्य मुद्दों पर अपने विचार किए साझा। विश्व बैंक के कार्यक्रम में वीडियो संदेश के जरिए पीएम ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए व्यवहार परिवर्तन को बताया जरूरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान का करेंगे दौरा। भरतपुर में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष संकल्प महासम्मेलन को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र के रायगढ़ के खोपोली इलाके में एक बस खाई में गिरी, 7 लोगों की मौत, 25 से अधिक लोग घायल। राहत और बचाव अभियान जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की मोजाम्बिक यात्रा आज होगी संपन्न। जयशंकर ने मोजाम्बिक के राष्ट्रपति से की मुलाकात। 5वीं भारत मोजाम्बिक संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता के साथ मोजाम्बिक में भारत द्वारा बनाए गए बुजी ब्रिज का वर्चुअली किया उद्घाटन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एमडीबी को मजबूत करने के लिए G20 विशेषज्ञ समूह के साथ करेंगी बैठक। सतत विकास लक्ष्यों और सीमा पार की चुनौतियों के वित्त पोषण के संदर्भ में 21वीं सदी के लिए एक अद्यतन एमडीबी इकोसिस्टम की आवश्यकता पर होगी चर्चा। जापान के वाकायामा में पीएम किशिदा के भाषण के दौरान हुआ धमाका। बाल बाल बचे पीएम फूमियो किशिदा। पुलिस ने एक संदिग्ध को किया गिरफ्तार। और आईपीएल में आज पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की दिल्ली कैपिटल से होगी भिड़ंत। वहीं दूसरे मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स होंगे आमने सामने। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व बैंक के कार्यक्रम को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने लाइफ मिशन, सतत विकास और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। पीएम ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का मुकाबला सिर्फ कॉन्फ्रेंस रूम की टेबल से नहीं किया जा सकता, इसे हर घर में खाने की टेबल पर लड़ना होगा। जब कोई विचार चर्चा टेबल से खाने की टेबल पर जाता है तो ये एक जन आंदोलन बन जाता है। Climate change cannot be fought from conference tables alone. It has to be fought from the dinner tables in every home. When an idea moves from discussion tables to dinner tables, it becomes a mass movement. Making every family and every individual aware that their choices can help the planet, can provide scale and speed. Mission Life is about democratizing the battle against climate change. When people become conscious that simple acts in their daily lives are powerful, there will be a very positive impact on the environment. How behavioral change can tackle climate change इस शीर्षक वाली लाइव पहल पर पीएम ने कहा कि विश्व बैंक की यह पहल मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे ये जानकर खुशी हुई कि इस पहल को पूरे विश्व में स्वीकृति मिली है। The World Bank is organizing this event on impact of behavioral change on climate change. This is an issue close to my heart, and it is great to see it becoming a global movement. Friends, Chanakya, a great Indian philosopher, wrote
This over 2000 years ago. जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सहेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च small drops of water when they come together fill up a pot. Similarly, knowledge, good deeds or wealth add up gradually. पीएम ने यह भी कहा कि इस पहल की शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। मैंने 2015 में यूएनजीए में बिहेवियरल चेंज की जरूरत पर बात की थी, तब से आज तक बहुत प्रगति हो चुकी है। The seeds of this movement were sown long ago. In 2015, at the United Nations General Assembly, I spoke about the need for behavioral change. Since then, we have come a long way. In October 2022, the UN Secretary General and I had launched Mission Life. The preamble of the outcome document of COP27 also speaks about sustainable lifestyle and consumption. And it is wonderful to see that experts in the climate change arena have also adopted this mantra. प्रधानमंत्री ने कहा कि क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक संस्थानों की जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है। Global institutions have an important role to play in encouraging countries across the world. I am told that the World Bank Group is looking to increase climate finance from 26% to 35% as a share of total financing. The focus of this climate finance is usually on conventional aspects. Adequate financing methods need to be worked out for behavioral initiatives too. A show of support by the World Bank towards behavioral initiatives such as Mission Life will have a multiplier effect. और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। आज भरतपुर में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष संकल्प महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। महासम्मेलन में अमित शाह संबोधित करेंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से 7 महीने पहले ही बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में आज तड़के दर्दनाक घटना हुई है। खोपोली इलाके में यात्रियों को ले जा रही एक बस गहरी खाई में जा गिरी। बस पर सवार 7 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरे 25 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। राहत और बचाव का काम जारी है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची हुई है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 730 के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है और 8 लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा तब हुआ जब आज थाना क्षेत्र इकोना में एक इनोवा गाड़ी पेड़ से टकरा गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर गाड़ी को जेसीबी से बाहर निकाला। गाड़ी में 14 लोग सवार थे। ये लोग लुधियाना से आए थे। 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 8 लोगों को बहराइच रेफर किया गया। आज सुबह 6 बजे थाना क्षेत्र इकोना से एक सूचना प्राप्त हुई एक्सीडेंट की। ये सुनरई गांव पड़ता है, जहां पे एक इनोवा गाड़ी की टक्कर हुई पेड़ से।
जब मौके पे पुलिस बल पहुंचा तो गाड़ी को जेसीबी के थ्रू बाहर निकाला गया गड्ढे से। उस गाड़ी इनोवा में 14 लोग थे और जब इसमें और जांच पड़ताल की गई तो ये पता चला कि ये सब लुधियाना से आए थे। इनका एक क्रिमेशन था यहाँ पे इकोना में ही, उसमें ये लोग सम्मिलित होने आए थे। सभी को सीएससी इकोना पहुंचाया गया। वहाँ पे 6 लोगों की मौके पे मृत्यु हो गई और जो 8 लोग हैं उन सभी को बहराइच रेफर किया गया है। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सुरेखा यादव पहली महिला लोको पायलट हैं। उन्होंने साल 1988 में पहली बार ट्रेन का संचालन करने का गौरव प्राप्त किया था। उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें राज्य और केंद्र सरकार से कई तरह के पुरस्कार भी मिले हैं। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इनका जिक्र भी किया था, जिससे सुरेखा काफी अभिभूत हैं। मुझे बहुत खुशी हुई। एक तो भारतीय रेल और रेल मंत्री जी ने मुझे ये मौका दिया ये ट्रेन 18 वंदे भारत चलाने का, और धन्यवाद देती हूँ हमारे माननीय पंतप्रधान जी का कि उन्होंने ये वंदे भारत ट्रेन मुंबई में चलाई और वो सुनहरा मौका मुझे मिला ये ट्रेन चलाने का। मन की बात में जब उन्होंने सराहना की मेरी तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि ये जो मैंने 34 साल ये रेलवे में जो एक लोको पायलट का काम किया, फिर मोटरमैन का किया, फिर लोको पायलट मेल का काम किया, तो ये उपलब्धि जो प्राप्त हुई मुझे जब उन्होंने बोला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई है। अपने माननीय पंतप्रधान जी ने सभी बेटियों के बारे में बहुत कुछ बोला। बेटियों को आगे बढ़ना है और बहुत से उदाहरण बताए। पीआरसी में जो मैडम ने किया वो भी बताया। तो ऐसे लोगों को प्रेरणा मिलती है और आगे चल के हम भी कुछ करना है, हमें भी इसमें थोड़ा सा योगदान देना है। ये कहीं ना कहीं लड़कियों के मन में आता है, सभी के मन में आता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास में एक कलंकित घटना है। अमृतसर के जलियांवाला बाग में जब एक भीड़ शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठी हुई थी तो ब्रिटिश सरकार ने उस पर गोलियां चलवा दी, जिसमें अनेक निर्दोष और निहत्थे लोग मारे गए थे। गुरुवार को इस हत्याकांड के 104 साल पूरे हुए। इस मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया और शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जलियांवाला बाग भारत की आजादी के इतिहास की वो घटना है जिसके बारे में सोचने पर भी रूह कांप जाती है। 13 अप्रैल 1919 को ये दुखद घटना घटी जब पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित जलियांवाला बाग में निहत्थे मासूमों का कत्लेआम कर दिया गया। अंग्रेजों ने निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थीं। गुरुवार को इस नरसंहार को 104 साल पूरे हो गए, लेकिन आज भी इसके जख्म ताजे लगते हैं और इस दर्दनाक और दुख से भरे दिन को भारत के इतिहास में काली घटना के रूप में याद किया जाता है। इस तरह से जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई थी, जिससे देखकर रूह कांप जाती है और ये हमें याद दिलाती है कि अगर उन्होंने अपनी जान की बलिदान नहीं दिए होते तो हम लोग को आज़ादी नहीं मिलती, और हम लोग को अगर आज़ादी नहीं मिलती तो आज हम लोग खुले हवा में सांस नहीं ले पाते। हम लोग के बाल बच्चे आज गुलामी रहते हैं और गुलामी के जंजीरों से झगड़े रहते हैं। अपने शहीदां ਨੂੰ नमन करना है, उन्होंने ਦਾ बहुत ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਘੁੰਮਣੇ कई मावां ਭੈਣਾਂ। और इस वक्त बीजेपी की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। आइए सीधे रुक करते हैं। श्री अरविंद केजरीवाल, द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, has been asked by the CBI to appear for questioning in the excise scam. Has been asked by the CBI to appear for questioning in the excise scam. ये प्रेस वार्ता बहुत ही अहम बिंदु पर है। श्री अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है और जैसे ही पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया गया, ऐसा प्रतीत होता है कि अरविंद केजरीवाल जी, जो अपने आप को पूर्व उप मुख्यमंत्री एक्यूज्ड नंबर 1 मनीष सिसोदिया को कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देते थे,
डर के मारे थरथर कांपने लगे हैं। पापी आप पार्टी जो कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इधर उधर की बातें कर रही है। इसलिए आवश्यक था कि ये प्रेस वार्ता हो, और क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी भी नाटक करने 12 बजे आएंगे, तो हम लोगों ने उचित समझा कि कुछ ठोस सवाल जो जनता के सवाल हैं वो यहां से अरविंद केजरीवाल जी से पूछा जाए। देखिए अरविंद केजरीवाल जी, ये बात अब जग जाहिर हो चुकी है, शराब घोटाले के किंगपिन अगर कोई हैं तो वो आप ही हैं। और ये ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है, ये इसलिए कहा जा रहा है कि अभी तक जो विवेचना हुई है, जो अभी तक जांच हुई है, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि आपकी पार्टी जहां पत्ता भी नहीं हिलता आपसे बिना पूछे, तो ये जो शराब घोटाला हुआ है ये आपके इशारे के बिना कैसे हो जाएगा? ये ठीक है कि आपको लगता है कि भ्रष्टाचार के शतरंज के किंग आप हैं, लेकिन दिल्ली की जनता ये जान गई है कि शराब घोटाले के किंगपिन आप ही हैं। मोहरे अरेस्ट हुआ शतरंज का हाथी, अरेस्ट हुए अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचारी साथी, लेकिन किंगपिन अरविंद केजरीवाल, आप कृपया करके इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और पहले मैं प्रश्न जो है पूछ लेता हूं क्योंकि वो बड़े ही महत्वपूर्ण है। क्या यह सत्य नहीं है अरविंद केजरीवाल जी, ये जो शराब नीति बनाई गई, इसके लिए एक कैबिनेट की बैठक होती, यह हुई 5 फरवरी 2021 को। कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के तौर पर आप कर रहे थे, और आपने एक जीओएम का गठन किया, एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद सिफारिश दे। इस जीओएम में एक्यूज नंबर 1 कट्टर बेईमान, जिनको आप कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट दे रहे थे, वो थे। इनकी बेल नहीं हुई है, मनीष सिसोदिया की बात कर रहा हूं। सत्येंद्र जैन थे, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, 10 महीने से जेल में हैं, इनको भी आपने कहा था कट्टर ईमानदार है। तो पहला सवाल यह है अरविंद केजरीवाल जी, ये बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री आप, जिस मीटिंग में यह शराब घोटाला पूरी तरह से रचित होता है, उसकी अध्यक्षता आप कर रहे हैं, आप पे गाज क्यों नहीं गिरनी चाहिए? और इसीलिए कहूंगा, जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, अरविंद केजरीवाल पास आ रही है हथकड़ी, और डर लग रहा है आपको। दूसरा सवाल, मुझे यह बताइए, विजय नायर तो आप ही की पार्टी का एक लीडर है, और यह बात भी अब विवेचना में सामने आई है कि एक मुख्य आरोपी समीर महेंद्रू, इनसे आपने फेस टाइम पर बात करी विजय नायर के थ्रू, और आपने बोला, विजय नायर ये मेरा ही बच्चा है, भ्रष्टाचार करने में पूरी तरह सच्चा है, इसका पूरा सहयोग करिए। अरविंद केजरीवाल जी ये भी बताइए, अब ये फेस टाइम कॉल आपने करी और बात हुई आपकी समीर महेंद्रू से,
या नहीं हुई, ये तथ्य सामने नहीं आ रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है जो अरविंद केजरीवाल बात करते थे सुशासन की और जनता को दिया उन्होंने कुशासन, वो आज इस प्रश्न नंबर 2 का उत्तर देंगे। तीसरा, अरविंद केजरीवाल जी कृपया करके यह भी बताइए, ये शराब ठेकेदारों से आपका रिश्ता क्या है? शराब ठेकेदार शराब नीति बनाएंगे, और यह भी तथ्य सामने आया है जो बड़े ही प्रतिष्ठित अखबार में भी छपा। डैनिक्स ऑफिसर who was Shisodia's secretary said there was no discussion in the GOM meeting about giving wholesale to private entities nor on fixing 12% profit margin for them. He was given to draft a GOM report in March 2021 when he was called by his boss Shishodia to CM's house. ये क्या हो रहा था? मुख्यमंत्री जी आप ही घोटाला करवा रहे हैं बैठे बैठे। ये सारी रचना जो हुई शराब घोटाले की, ये अरविंद केजरीवाल ने ही करी है। चौथा सवाल अरविंद केजरीवाल जी आपसे ये पूछना चाहते हैं। आप कह रहे थे कि ये जो शराब नीति है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी शराब नीति है, बहुत इससे फायदा होगा, फायदा अरविंद केजरीवाल का होगा, भ्रष्टाचारी आपका होगा, पापी आपका होगा। ये बताइए, इतनी अच्छी थी तो ये वापस कैसे हुई? आपकी आज्ञा के बिना तो ये वापस हो नहीं सकती है। और तभी हम लोग कह रहे हैं अंदर गए मोहरे, अंदर गए हाथी, लेकिन किंग पिन जो है भ्रष्टाचार की शतरंज का, वो तो अरविंद केजरीवाल है। ये चौथा सवाल था, इसका उत्तर जरूर दीजिएगा अरविंद केजरीवाल जी। हमारा कोई वजूद नहीं है जी, हम बड़े ईमानदार हैं जी, सेवा करने आए हैं जी, नहीं चलेगा। ये जो सवाल है इनका उत्तर चाहिए जनता को। और पांचवा सवाल, मुझे उम्मीद है कि 4 सवाल का उत्तर देते देते आप प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के ना भाग जाएं, इसलिए एक और सवाल पूछ लेता हूं। मेरे हाथ में 25/10/2021 का अरविंद केजरीवाल जिस सरकार के मुख्यमंत्री हैं, उसी सरकार द्वारा एक नोटिस दिया गया इंडो स्पिरिट्स को। इंडो स्पिरिट्स को नोटिस देके इन्होंने कहा 1.5 साल पहले, 1.5 साल, कि आपके खिलाफ शिकायत आई है। और ये समीर महेंद्रू वही व्यक्ति हैं जिनसे विजय नायर बात करा रहे थे कि आपकी कंपनियां जो हैं ये ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हैं, आप कार्टेल चला रहे हैं, ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हैं। 7 दिन के अंदर जवाब दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी 7 दिन के अंदर जवाब आया। 1.5 साल में क्या कार्रवाई करी आपने? क्या यह नहीं दर्शाता है बिल्कुल स्पष्ट कि अरविंद केजरीवाल का एक ही काम है, लूट खसोट भ्रष्टाचार। और यह कहना गलत नहीं होगा, हर बोतल पर 13 निशान, हर बोतल पर 13 निशान, जनता बोले अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान, कट्टर बेईमान है अरविंद केजरीवाल। और दुख की बात क्या है, ये 5 सवाल जनता के सवाल है। अगर हिम्मत हो अरविंद केजरीवाल में 5 में से 1 चुन के 1 का उत्तर दे दे, 1 का। ये भ्रष्टाचारी उत्तर नहीं देगा, इधर उधर की बात करेगा। अब मैं आपको और महत्वपूर्ण कुछ जो न्यायालय की प्रोसीडिंग्स हैं और जो न्यायालय के आदेश हैं उन पर लाना चाहता हूं।
इस पे कोई बात नहीं करेगा, ना अरविंद केजरीवाल बात करेंगे, ना कोई भी पापी आपका नेता आके इस पे एक शब्द बोलेगा, इधर उधर घुमाएगा। सबसे पहले 28 फरवरी 2023 सबसे ऊपर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कौन जाता है? मनीष सिसोदिया। ये कहते हैं हमें अंतरिम राहत दी जाए, मेरे हाथ में वो आदेश है। अरविंद केजरीवाल जी देख रहे हैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखिए, जिसको आप कट्टर ईमानदार कह रहे थे, वही कट्टर बेईमान सर्वोच्च न्यायालय गया। सर्वोच्च न्यायालय में उसने कहा हमें राहत दो, सर्वोच्च न्यायालय ने राहत देने से मना कर दिया, पिटीशन विड्रॉ कर ली। अच्छा ठीक है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल जी, यह भी सत्य है कि 14 दल जो खुद बड़े बड़े भ्रष्टाचारी लोगों को अपने साथ रखते हैं, वो सर्वोच्च न्यायालय गए। उन्होंने कहा ईडी सीबीआई जो है, इनका इस्तेमाल होता है विपक्षी पार्टियों को प्रताड़ित करने के लिए। सर्वोच्च न्यायालय ने लताड़ लगाई, उन्होंने कहा नेता के लिए अलग कानून नहीं हो सकता है, और ये न्यायालय है, इसको राजनीतिक अखाड़ा मत बनाइए कृपया करके। अगर कोई ऐसा मामला आता है तो उसके गुणा दोष पे हम लोग फैसला करेंगे, और यह भी करारा तमाचा आप ही के लिए था। इसके बाद मैं आपसे एक और बात कहूंगा, आपने संविधान की शपथ ली है अरविंद केजरीवाल जी, संविधान का पालन करना आपकी जिम्मेदारी है, और यह भी सत्य है कि हमारा संविधान सेपरेशन ऑफ पावर और जुडिशरी कार्यपालिका से अलग है, इसकी बात करता है। न्यायपालिका में आपका भरोसा होगा, यह उम्मीद हम लोग रखते हैं। ये मनीष सिसोदिया की जो बेल रिजेक्ट हुई, उसका ऑर्डर है हाथ में। तो मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के 2 आदेशों के बारे में बताया, और ये सेशंस कोर्ट ने जो बेल रिजेक्ट करी, इसकी जो कुछ पंक्तियां हैं, ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी अपनी प्रेस वार्ता में इसका उत्तर दीजिएगा। सेशंस कोर्ट ने इनकी बेल रिजेक्ट करी। ये बेल रिजेक्ट हुई 31 मार्च 2023 को, और इसमें कुछ पंक्तियां जो है मैं पढ़ देता हूं। सबसे आवश्यक जो इसमें इन्होंने कहा, मनीष सिसोदिया कॉल्ड द देन एक्साइज कमिश्नर पर्सनली टू ग्रांट L1 टू इंडोस्पिरिट समीर महेंद्रू। एक पूर्व शराब मंत्री क्यों एक एक्साइज कमिश्नर पर दबाव बनाएगा कि इसको ही L1 देना? ये जो 100 करोड़ की रिश्वत ली है, घूस ली है, जो अरविंद केजरीवाल की तिजोरी में गई है, ये इसीलिए दबाव बना रहे थे। और ये हम नहीं कह रहे, ये न्यायालय की फाइंडिंग है प्रथम दृष्टया। समीर महेंद्रू वही हैं, आप कड़ी जोड़ लीजिए, जिनको विजय नायर कॉल करके अरविंद केजरीवाल से बात करा के कह रहे हैं ये मेरा बच्चा है, जो ये कहे वो करते जाओ, समझ लो मैंने ही कहा है। दूसरी बड़ी बात जो इस आदेश में आई है, एक पूर्व उप मुख्यमंत्री जिसको कट्टर ईमानदार कहा जाता है, वो अपने मोबाइल फोन जो साक्ष्य हैं उनको क्यों मिटा रहा है? और जब उनसे पूछताछ करी, इतने भोले मनीष सिसोदिया है नहीं जितना बताया जा रहा था। इनके 4 मोबाइल थे। जब जांच में इनसे कहा गया कि चारों मोबाइल फोन दे दो, तो 1 दे दिया, 3 नष्ट कर दिया। क्यों भाई? कट्टर ईमानदार 3 और मोबाइल दे देते। क्या यह लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल की गर्दन भी पकड़ी जाएगी? नष्ट कर दिया। ये कैसी ईमानदारी है? यह पूछा जाएगा।
और सबसे अहम जो पंक्ति है वो मैं आपके समक्ष रख दूं, इसको उजागर करना जरूरी है। देखिए, कट्टर बेईमानों को लगता है, इन्हें गुमा है कि हम कानून से ऊपर हैं, और हमें यकीन है कि कानून का हाथ आपकी गर्दन तक भी पहुंचेगा। और ये क्यों कह रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो इस जजमेंट में बात आई है वो पढ़ देता हूं आपके समक्ष। Thus, it is clear from the above discussion that the applicant had played the most important and vital role in the above criminal conspiracy, and he had been deeply involved. क्या सामने आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे अहम भूमिका निभाने वाले, कट्टर बेईमान, पूर्व उप मुख्यमंत्री, एक्यूज नंबर 1, जेल की सलाखों के पीछे, बेल रिजेक्टेड मनीष सिसोदिया। साथ में बहुत गहरी जड़ें इस शराब घोटाले में जो हैं, ये जड़ें मनीष सिसोदिया ही थे। लेकिन इन जड़ों को पानी किसने दिया? ये बाग बगीचा किसका है? यह तो अरविंद केजरीवाल का है। अब यह न्यायालय कहता है। मैं एक बात और कहूंगा, अरविंद केजरीवाल जी, जब आप आंदोलन करते थे, भ्रष्टाचार एक प्रमुख मुद्दा बनाते थे, और आप ही के शब्द हैं, आप कहते थे, कसम मुझे परिवार वालों की, मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। आप आ गए। कसम मुझे अपने बच्चे की, मैं कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा। आपने लिया। अगर किसी पे आरोप लगे तो तुरंत इस्तीफा दे दो। मेरे पास ट्वीट है, मैं निकाल सकता हूं। लेकिन आपकी याददाश्त मजबूत होगी, ये उम्मीद है। मैं आज ये पूछना चाहता हूं, अगर आपको किसी बात का डर नहीं है तो दूध का दूध और शराब का शराब हो जाने दीजिए ना। जाके जो सवाल पूछे जाए उनका उत्तर दे दीजिए। ये क्या नाटक, रोज रोज एक प्रवक्ता, दूसरा प्रवक्ता, तीसरा प्रवक्ता, और इधर उधर की बात कर रहे हैं। उनमें दम नहीं है, दगे कारतूस लग रहे हैं। आप इन प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। और मैं तो ये कहूंगा कि आप ही के मापदंड अगर हम आप पे ही लगाएं, एक पॉलीग्राफ टेस्ट ले लीजिए ना, लाई डिटेक्टर टेस्ट लीजिए, और हमें उम्मीद है कि दूध का दूध और शराब की शराब हो जाएगा, जनता को पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा आप करेंगे नहीं, क्योंकि आप भी जानते हैं अंदर से आप घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। और मैं बिल्कुल एक बात स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस की सरकार में सीबीआई पिंजरे का तोता है, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। लेकिन आज सर्वोच्च न्यायालय ने मुहर लगाई है कि सीबीआई, ईडी अपना कार्य कर रही है, उन्हें अपना कार्य करने दिया जाए। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन की जो नीति है, उसके तहत किसी निर्दोष व्यक्ति को जांच एजेंसी परेशान नहीं करती है और किसी भ्रष्टाचारी को बख्शती भी नहीं है। यह बात आप जान लीजिए अरविंद केजरीवाल जी। मैं इतना ही कहूंगा, आपने कहा था कि सुशासन और ईमानदारी का चार मीनार देंगे। आज खुद आप भ्रष्टाचार का कुतुब मीनार बन गए हैं। और इसलिए अरविंद केजरीवाल जी, जो संविधान की शपथ आपने ली है, उसका पालन करते हुए जनता के बीच में जो आज 12 बजे आपकी प्रेस वार्ता होगी, उसमें जो 5 प्रश्न हमने उठाए हैं, उसमें एक भी चुन के अगर आप उत्तर दे देंगे तो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम आगे बढ़ाते हुए आपसे कुछ और सवाल पूछ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुछ तथ्य थे जो आपके समक्ष रखे। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो मैं उनका उत्तर दूंगा।
तो अभी आप बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे थे। गौरव भाटिया प्रेस को संबोधित कर रहे थे। सीधा सीधा हमला आम आदमी पार्टी, उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल पर। बहुत ही साफ शब्दों में गौरव भाटिया ने 5 सवाल पूछे अरविंद केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी से। अरविंद केजरीवाल से उन्होंने कहा कि क्या ये सत्य नहीं है कि जिस शराब नीति को बनाने के लिए जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग की उस जीओएम की अध्यक्षता आप कर रहे थे, तो क्या आप पर गाज गिरने नहीं चाहिए? ये पहला सवाल बीजेपी की तरफ से सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए। दूसरा कि विजय नैयर के जरिए जो बातचीत समीर महेंद्रू की हुई अरविंद केजरीवाल से, हुई कि नहीं हुई, इसको लेकर उन्होंने दूसरा सवाल पूछा। तीसरा सवाल उन्होंने कहा कि शराब के जो ठेकेदार हैं उनसे आपके क्या रिलेशन हैं, उनसे आपके क्या रिश्ते हैं, इनको लेकर बीजेपी ने तीसरा सवाल पूछा। चौथा सवाल पूछा कि अगर ये नीति इतनी ही अच्छी थी तो इसको वापस लेने की क्यों ज़रूरत पड़ी, ये बीजेपी की तरफ से चौथा सवाल पूछा गया। और पांचवा सवाल ये भी पूछा गया कि जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हैं जो कि इस पूरे शराब के कारोबार में लगी हुई थी, उन ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेके क्यों दिए गए। तो ये कुछ 5 अहम सवाल जो कि बीजेपी की तरफ से सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के लिए पूछे गए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कहा जा रहा है कि आज 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उससे ठीक पहले बीजेपी की तरफ से ये बहुत ही महत्वपूर्ण 5 सवाल। बढ़ेंगे आगे और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। आज हिमाचल दिवस है। आजादी के बाद 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर के राज्यों के तौर पर अस्तित्व में आया। 26 जनवरी 1950 को जब देश गणतंत्र बना तब हिमाचल प्रदेश को ग श्रेणी के राज्य का दर्जा मिला। हिमाचल प्रदेश अपनी खूबसूरत वादियों, सुहाने मौसम और स्थानीय लोगों के स्नेह के लिए मशहूर है। राजधानी शहर शिमला पर्यटन के लिहाज से देश में सबसे मशहूर जगह है। ब्रिटिश काल से ही शिमला एक लोकप्रिय हिल स्टेशन भी रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिमाचल दिवस की समस्त प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मेरी कामना है कि अपने प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध इस राज्य के लोगों का जीवन सदैव समृद्ध और खुशहाल रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि आध्यात्मिक धरोहर व प्राकृतिक सौंदर्यता की भूमि हिमाचल प्रदेश के वासियों को हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं। देवभूमि के लोगों ने राष्ट्रहित में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मैं ईश्वर से प्रदेश के लोगों के उत्तम स्वास्थ्य व उन्नति की कामना करता हूं। आज बंगाली नववर्ष पोइला बैसाख की शुरुआत हो गई है। पोइला बैसाख के अवसर पर राजभवन के दरवाजे आम जनता के लिए खोले गए। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने एनसीसी वॉक, साइकिल वॉरियर्स और हेरिटेज वॉक को झंडी दिखाई। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि बंगाल अपना गौरव फिर से प्राप्त करेगा। और आज बंगाली नववर्ष पोइला बैसाख की शुरुआत हो गई है। पीएम मोदी ने भी पोइला बैसाख की शुभकामनाएं दी हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने उदयपुर में बंगाली नववर्ष के मौके पर त्रिपुर सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना की। सौराष्ट्र तमिल संगमम का पहला जत्था चेन्नई आ गया है। तमिलनाडु के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि और भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई ने जत्थे का स्वागत किया और उन्हें बधाई दी और यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुखद सौराष्ट्र यात्रा की कामना भी की। सौराष्ट्र तमिल संगमम पहल का उद्देश्य तमिलनाडु में रहने वाले सौराष्ट्र के समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना है। ये तमिलनाडु में सौराष्ट्रियों को गुजरात में अपने भाइयों के साथ जोड़ने और उनकी साझा परंपराओं और मूल्यों का जश्न मनाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। सौराष्ट्र तमिल संगमम 17 अप्रैल से 26 अप्रैल तक पूरे सौराष्ट्र क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर आयोजित किया जाएगा।
नई शिक्षा नीति 2022-23 शिक्षा के प्रति भारत के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें महत्वपूर्ण सोच और कौशल विकास पर अधिक जोर दिया गया है। एनईपी का लक्ष्य 2035 तक उच्च शिक्षा में जीईआर को 50% तक बढ़ाना है, जो कि 2019 में लगभग 26% था। आइए सुनते हैं हमारी संवाददाता किरण झा से, जिन्होंने फग्गन सिंह कुलस्ते एमओएस स्टील से खास बातचीत की। देश में प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा के क्षेत्र में और इसको व्यावसायिक दृष्टि से अलग अलग उसके योजना, हमारा क्षेत्र और भारत का जैसा परिदृश्य, इसको पूरा संस्कृति को जिस प्रकार का प्रभावित करने वाला है, इस प्रकार का एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं। और मुझे लगता है कि ये अपने आप में हमारे देश के लिए और बच्चों के लिए, जो भी बच्चे हमारे इस सेक्टर में जाना चाहते हैं उनको उसकी चॉइस है। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए यही है कि शिक्षा का एक नया परिवेश शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभ हुआ इस देश के अंदर, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आपने ये जोर दिया रूरल शिक्षा के बारे में, नहीं गांव की जो शिक्षा है, गांव में कैसे लोग ज़्यादा प्रभावित हुए। ट्राइबल के क्षेत्र में सरकार ने इसको लेकर के, मुझे याद है कि उस समय हमने प्रारंभ किया था 100 एकलव्य आदर्श मॉडल स्कूल हमने दिया। इस समय प्रधानमंत्री जी ने सभी ऐसे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीज़न और ब्लॉक, इसको हमने टारगेट किया है और इस पर सीबीएसई पर, जैसे हमारा नवोदय विद्यालय सेंट्रल, इसी प्रकार के ट्राइबल को लेकर के ये देश में एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन एजुकेशन को लेकर के हुआ है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। महिलाएं कितनी ज़्यादा इससे, देखिए मुझे लगता है कि आज 50% तो आप मान करके चलिए, मैंने एवरेज देखा है तो बहुत बड़ी संख्या में आज हमारी बेटियाँ हैं, बच्चियाँ हैं जो इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और अच्छे माने उनमें हुनर भी है। मेरिट पे टॉप 10 में भी आने वाले अगर आप देखेंगे तो हमारे वुमेन्स की संख्या ज़्यादा मिलती है, ये एक बड़ी विशेषता है इसकी। और यहाँ रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की मोजाम्बिक यात्रा का आज अंतिम दिन है। डॉक्टर जयशंकर ने मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय विकास निगम के विस्तार के तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, निवेश और रक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए काम करने की प्रतिबद्धता जताई। बैठक के बाद जयशंकर ने ट्वीट किया कि मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी से मुलाकात कर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। पीएम मोदी की तरफ से व्यक्तिगत शुभकामनाएं दी। जयशंकर ने कहा, हमारे संबंधों को और विकसित करने पर उनके मार्गदर्शन को हम महत्व देते हैं। पीएम मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप भारत मोजाम्बिक की प्राथमिकताओं पर प्रतिक्रिया देगा। व्यापार, निवेश, रक्षा, विकास सहयोग, स्वास्थ्य और लोगों से लोगों के संबंधों में प्रगति के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। डॉक्टर जयशंकर ने मापुटो में नेशनल फैब्रिका नेशनल डी मेडिकामेंटोस का दौरा किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर अरमिंडो टियागो को धन्यवाद देते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि वो संस्थान की अत्याधुनिक तकनीक और अत्याधुनिक सुविधाएं देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा मोजाम्बिक प्रौद्योगिकी में की गई मदद से मोजाम्बिक में फर्क पड़ रहा है। अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर मोजाम्बिक आए जयशंकर ने अपनी समकक्ष वेरोनिका मकामो के साथ 5वीं भारत मोजाम्बिक संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने मोजाम्बिक में भारत द्वारा बनाए गए बुजी ब्रिज का वर्चुअली उद्घाटन किया। संयुक्त आयोग की बैठक के दौरान जयशंकर और मकामो ने व्यापार, निवेश, कृषि, ऊर्जा, रेलवे, स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास सहयोग और रक्षा सहित द्विपक्षीय सहयोग के व्यापक क्षेत्रों में हुई प्रगति का जायजा लिया और उन्हें और विस्तार देने के लिए नए रास्ते तलाशे। जयशंकर ने ट्वीट किया कि बहुपक्षीय मंचों में हमारे ठोस सहयोग पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। मोजाम्बिक को उसके सफल यूएनएससी अध्यक्षीय महीने के लिए उन्हें बधाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एमडीबी को मजबूत करने के लिए G20 विशेषज्ञ समूह के साथ भी बैठक करेंगी, जिसमें सतत विकास लक्ष्यों और सीमा पार की चुनौतियों के वित्त पोषण के संदर्भ में 21वीं सदी के लिए एक अद्यतन एमडीबी इकोसिस्टम की आवश्यकता पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वॉशिंगटन डीसी में IMF मुख्यालय में IMF बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में भाग लिया।
वित्त मंत्री ने कहा कि सभी G20 सदस्यों के सामूहिक प्रयासों का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, जबकि बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने से सभी के लिए बेहतर भविष्य होगा। वित्त मंत्री ने प्रभावी राजकोषीय मौद्रिक नीति में निरंतर संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें विशेष रूप से कम आय वाले और ऋण भार वाले देशों में जल्द से जल्द ऋण राहत पर ध्यान केंद्रित किया गया। वित्त मंत्री ने वित्तीय अस्थिरता और कमजोर वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण, अस्थिर वस्तुओं की कीमतों और मुद्रास्फीति के संबंध में चिंता व्यक्त की। केंद्रीय वित्त मंत्री ने IMF की भूमिका को और मजबूत करने का आह्वान किया और 16वीं सामान्य समीक्षा के सफल समापन का भी आह्वान किया। वित्त मंत्री ने वॉशिंगटन DC में IMF द्वारा आयोजित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लाभों को बढ़ाने के विषय पर उच्च स्तरीय सेमिनार में हिस्सा लिया। सेमिनार को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि कैसे भारत के मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स और अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म ने छोटे उद्यमियों को क्रेडिट और अन्य डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और भारतीयों के जीवन को आसान बनाने में मदद की है। In India, during the last couple of years, we have seen how DPI can contribute to targeted, quick and efficient and inclusive service delivery through innovative methods developed by both public and private sector initiatives. Foundational building blocks approach of India's stack, digital identity, that is, digital payments and consent-based data sharing, has helped us to improve our governance, bring ease of doing business and enable ease of living for our people. Leveraging the potential of identity and payments through DPI alone, India's record opening of 462.5 million low-cost bank accounts, with 56% account holders being women. This has enabled us to transform the government service delivery by building the world's largest direct benefit transfer systems. Our DPI-based direct benefits transfer system has aided about 650 million people who received $322 billion directly into their accounts, which have led to an overall savings of more than $27 billion just across key central government services and schemes. जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा आज एक धमाके में बाल बाल बच गए। खबरों के मुताबिक यह धमाका तब हुआ जब पीएम फूमियो किशिदा भाषण दे रहे थे। सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत हरकत में आकर पीएम किशिदा को सुरक्षित निकाल लिया। खबरों के मुताबिक पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है। किशिदा सुबह वाकायामा प्रांत में साकाजाकी बंदरगाह का दौरा कर रहे थे। चीन और ब्राजील ने विकसित देशों से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए गरीब देशों को प्रतिवर्ष $100 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने के अपने वादे को पूरा करने का आह्वान किया है। दरअसल ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने वो चीन की यात्रा पर हैं। बीजिंग में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और लूला डी सिल्वा के बीच एक बैठक के बाद जारी एक संयुक्त बयान में दोनों नेताओं ने चिंता जताई कि विकसित देशों द्वारा दी जाने वाली $100 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष की धनराशि पर्याप्त नहीं है। बयान में घोषणा की गई कि चीन ब्राजील जलवायु परिवर्तन पर एक विशेष उप समिति का गठन करेंगे। फ्रांस की संवैधानिक परिषद ने सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष करने की मैक्रों सरकार की अत्यधिक अलोकप्रिय योजना को मंजूरी दे दी है। यह आदेश राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की जीत के रूप में आया है। पेंशन बिल पर 3 महीने के बड़े पैमाने पर विरोध ने उनके नेतृत्व को नुकसान पहुंचाया था। राष्ट्रपति मैक्रो अब 15 दिनों के भीतर विधेयक को अधिनियमित कर सकते हैं। शीर्ष संवैधानिक निकाय ने राजनीतिक विरोधियों द्वारा जनमत संग्रह के आह्वान को भी खारिज कर दिया, लेकिन कानूनी खामियों का हवाला देते हुए पेंशन बिल में कुछ अन्य उपायों को खारिज कर दिया गया।
इस कदम ने यूनियनों और पेंशन योजना के अन्य विरोधियों को नाराज कर दिया है, जिसमें आज फ्रांस के आसपास के स्थानों पर प्रदर्शनकारी भी शामिल हैं। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। ताजा खबरों के मुताबिक पूर्वी यूक्रेनी शहर स्लोवियांस्क में एक आवासीय क्षेत्र में शुक्रवार को एक रूसी मिसाइल हमले में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई। 7 रूसी S-300 मिसाइलों को बखमुत शहर के पश्चिम में स्लोवियांस्क में दागा गया था, जहां यूक्रेनी फ्रंटलाइन पर सबसे भारी लड़ाई हुई थी। ट्विटर पर यूक्रेन की पुलिस के मुताबिक मलबे से निकाले जाने के बाद 2 साल के एक मासूम की एम्बुलेंस में मौत हो गई। और यहां रुके एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। बात कोविड की जाए तो देश में बीते 24 घंटे में 10,753 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस दौरान लगभग 6,628 मरीज कोविड से मुक्त भी हुए हैं। देश में इस समय 53,720 मरीजों का कोविड उपचार चल रहा है और कोविड से स्वस्थ होने वाले की दर 98.69% है। और वहीं टीकाकरण का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के तौर पर शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है, जिनमें 95.21 करोड़ दूसरी खुराक और 22.87 करोड़ एहतियाती खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 397 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। महामारी के दौरान ऐसा नहीं लगा कि ये कठिन समय लंबा चलेगा। वहीं दुनिया सोशल डिस्टेंसिंग पर एकमत हुई थी। इस दौरान पीएम मोदी ने 29 मार्च 2020 को प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से संक्रमण से खुद को बचाने के लिए शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए एक दूसरे के करीब रहने और भावनात्मक रूप से जुड़े रहने का हृदयस्पर्शी संदेश दिया था। कोरोना वायरस से लड़ने का सबसे कारगर तरीका सोशल डिस्टेंसिंग है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब सोशल इंटरेक्शन को खत्म करना नहीं है। वास्तव में यह समय अपने सभी पुराने सामाजिक रिश्तों में नई जान फूंकने का है, उन रिश्तों को तरोताजा करने का है। एक प्रकार से यह समय हमें यह भी बताता है कि सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ाओ और इमोशनल डिस्टेंस घटाओ। और यहां रुके एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। तुम जादूगर तो नहीं, पर मेरी रसोई से धुआं गायब किया है। तुम माँ तो नहीं, पर तुमने मुझे जंगल में लकड़ी काटने जाने से रोका है। तुम्हारे कारण ही मेरा समय बचने लगा है और पैसे कमाने लगी हूँ। तुम केवल उज्ज्वला गैस ही नहीं, तुम अच्छे जीवन की ज्योति हो। ये योजना देश की गरीब महिलाओं को न सिर्फ धुएं से मुक्ति दिला रही है, बल्कि उनके सशक्तिकरण का भी बड़ा माध्यम बनी है। स्वच्छ ईंधन से सेहत के साथ आओ बनाएं आत्मनिर्भर भारत। और अब बात IPL की। IPL में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। दिन के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना दिल्ली कैपिटल्स के साथ होगा। RCB और DC के बीच इस मैच में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं एक तरफ RCB अपनी दूसरी जीत की तलाश में है और दूसरी ओर दिल्ली की टीम अपनी पहली जीत हासिल करना चाहेगी। बैंगलोर के अपने घर यानी M चिन्नास्वामी स्टेडियम में काफी शानदार आंकड़े हैं। अगर दिल्ली को RCB के गढ़ में जीत हासिल करना है तो टीम को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली को पहली जीत हासिल करने के लिए खेल के सभी क्षेत्रों में सुधार करना होगा। वहीं दिन के दूसरे मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स के साथ होगा। इन दोनों टीमों का इस साल प्रदर्शन अच्छा रहा है। लखनऊ का इरादा जीत के सिलसिले को बरकरार रखने का होगा। वहीं पंजाब की टीम तीसरी जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगी।
लखनऊ ने अब तक 4 मैचों में से 3 मुकाबलों में टीम ने जीत दर्ज की है। वहीं पंजाब ने 4 मैचों में 2 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। वहीं आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद ने कल रात कोलकाता की ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स को 23 रनों से हरा दिया। जीत के लिए 229 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 205 रन बनाए। पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 228 रन बनाए। हैदराबाद के लिए हैरी ब्रुक ने नाबाद 55 गेंदों में 100 रन बनाए, जबकि एडन मार्कराम ने 26 गेंदों में 50 रनों का योगदान दिया। कोलकाता के लिए नीतीश राणा ने 41 गेंदों में 75 रन बनाए, जबकि रिंकू सिंह ने नाबाद रहते हुए 31 गेंदों में 58 रनों का योगदान दिया। कोलकाता के लिए आंद्रे रसेल ने 3 विकेट लिए, जबकि हैदराबाद के लिए मार्को जॉनसन और मयंक मार्कंडे ने 2-2 विकेट लिए। हैरी ब्रुक को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए टी20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज के पहले टी20 मुकाबले में पाकिस्तानी टीम ने 88 रनों से बड़ी जीत दर्ज की और सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। फखर जमा और साइम अयूब ने 47 रनों की पारियां खेलकर स्कोर को उड़ान दी, जबकि अंत में फ़हीम अशरफ ने 16 गेंदों में 22 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम के सिमटने से पहले 19.5 ओवर में स्कोर 182 रन तक पहुंचा दिया। जवाब देने उतरी न्यूजीलैंड की टीम टॉम लॉथम की अगुवाई में उतरी। लॉथम 20 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद बीच में मार्क चैपमैन के 34 रनों को छोड़ दें तो कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक पिच पर नहीं टिक सका और पूरी की हुई टीम 15.3 ओवर में 94 रन पर सिमट गई। इस दौरान पाकिस्तानी गेंदबाजों के स्टार बने तेज गेंदबाज हारिस रऊफ, जिन्होंने 3.3 ओवर में सिर्फ 18 रन देते हुए 4 विकेट लिए। उनके अलावा इमाद वसीम ने 2 विकेट, जबकि अफरीदी, जमा, फहीम और शादाब ने 1-1 विकेट लिए। इस जीत के हीरो बने पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ। तो इसके साथ इस बुलेटिन बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।